हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई आपके पास नेक्स्ट यूनिट, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। अब इसमें प्रॉपर्टीज निकालनी है बल्क मैटर के अकॉर्डिंग में। सबसे फर्स्ट यूनिट जो हम करते हैं भाई दैट इज द सॉलिड। जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट आती है दैट इज द सॉलिड। अब सॉलिड के बारे में प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सॉलिड में सबसे पहले जो हमारे पास टर्म आई दैट इज द इलास्टिसिटी। क्या टर्म आई भाई? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी को मैं डिफाइन करूं तो इलास्टिसिटी क्या होती है भाई? इलास्टिसिटी वो होती है कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट पे आपने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब आपने उस फोर्स को लगाने के बाद उसको हटा लेते तो आपके पास क्या बन जाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स। कि आपने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट पे कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, अब वो फोर्स लगाने के बाद अपने अगर वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है तो आपके पास क्या बनता है? दैट इज द इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी को क्या करेंगे? व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स, व्हेन द डिफॉर्मिंग force is applied on any material that after, जब आपके पास क्या कह रहा हूं कि when the deforming force is applied on any material, जब किसी भी मटेरियल पे आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं then it changes its configuration, it changes its configuration। अपनी कॉन्फ़िगरेशन को क्या चेंज कर लेता है भाई? अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेता है मींस या तो उसकी लेंथ को चेंज कर लेगा, या उसकी हाइट को चेंज कर लेगा, या आपके उसके वॉल्यूम को चेंज कर देगा। कहने का मतलब शेप को चेंज कर देगा। तो ये आपके पास डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेगा। एंड आफ्टर रिमूवल, अगर मैं उसको क्या कर देता हूं, आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, it became its original configuration। क्या बता रहा हूं भाई आपके पास? मैं कह रहा हूं कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ कि आपने उसकी, अब जो उसकी पोजीशन थी वो आपके चेंज हो गई, मतलब जो उसका कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या हो गया? चेंज हो गया। क्या या तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, या उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, या फिर उसका एरिया चेंज हो जाएगा, जो भी कुछ चेंज होगा। अगर अब मैं उसके फोर्स को हटा देता हूं, जो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था, अगर उसका रिमूवल कर देता हूं देन अगेन अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। दैट मींस इट इज नोन एज द इलास्टिसिटी। तो वो आपके पास क्या टर्म आ जाएगी? दैट इज द इलास्टिसिटी। ठीक है भाई, ओके। अब इसी के बारे में भाई आपके पास कुछ टर्म और आती है, सब मोरल यूनिट अगर आपके पास बताऊं तो सबसे पहले जो हम बता रहे हैं यहाँ पे बार बार क्या, जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया हमने दैट इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। तो कुछ यूनिट इसके बारे में बताता हूं, दैट इज द डिफॉर्मिंग फोर्स। अब डिफॉर्मिंग फोर्स का अगर मैं आप डेफिनेशन लिखोगे तो क्या होता है डिफॉर्मिंग फोर्स? कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई भी फोर्स लगाया है तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दे? चेंज कर दे, इज नोन एज द डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देगा इज नोन एज द डिफॉर्मिंग फोर्स। और उसके आगे अगर मैं आपके पास दूसरे यूनिट की बात करता हूं, इलास्टिसिटी, सेम वही टर्म कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उसके बाद वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है, देन चेंज करने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, दैट विल नोन एज द इलास्टिसिटी। क्लियर है? फिर उसके बाद इलास्टिसिटी में दो टर्म और आती है। क्या? एक तो होता है परफेक्टली इलास्टिक, एक मैं आपके पास नाम दूं दैट इज द परफेक्टली इलास्टिक, एंड सेकंड अगर मैं आपके पास नाम बताऊं दैट इज द परफेक्टली इनइलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक की अगर मैं बात करूं, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है कि आपने जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, कोई भी आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, लगाने के बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। अब चेंज होने के बाद जब मैं रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स करूंगा, मतलब उसमें से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देता हूं, तो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती है। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं लो भाई क्वार्ट्ज ले लिया, जो हमारे पास घड़ियों का जो गिलास हम जो यूज करते हैं, जो क्वार्ट्ज होता है वो हमने ले लिया, तो ये आपके पास किस तरीके में आता है कि आपके पास क्या आता है? परफेक्टली इलास्टिक में। ठीक है। दूसरी टर्म में अगर मैं बात करूं परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करूं क्या होता है भाई कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब आपने कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई किया,
अब अप्लाई करने के बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेगा। बट जब आप उसका रिमूवल करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स का, देन उसके बाद वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करने देता, मतलब जो जैसी पोजीशन है उसी पोजीशन में रह जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मड ले लिया भाई, किचन ले लिया। अगर आपने किचन में क्या क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को उठाओगे तो वो वहीं पे उसी का निशान आपके ऊपर रह जाएगा। मतलब जो आपके पास जितने जो भी ऑब्जेक्ट आपने उसमें ड्रॉप किया है जो भी मड में, तो उसी की शेप आपके पास बन जाएगी, वापस उसी फॉर्मेशन में नहीं आएगा। तो अब ये होता है दैट इज द परफेक्टली इनइलास्टिक भाई, ठीक है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपके पास बता दूं दैट इज द मड, क्लियर है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, तो इलास्टिसिटी और डिफॉर्मिंग फोर्स करने के बाद अब हमारे पास एक यूनिट आती है दैट इज द स्ट्रेस। क्या बोला जाता है भाई? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आपके पास कैसे डिफाइन किया गया? स्ट्रेस को डिफाइन किया गया कि आपके पास जो भी रेस्टोरिंग फोर्स लगाया है, जो भी आपने रेस्टोरिंग फोर्स लगाया है, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? दैट विल बी द मतलब अगर मैं आपके पास बताऊं कि स्ट्रेस को अगर मैं दूसरी तरीके से डिफाइन करूं कि जो भी आप फोर्स लगाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा हर किसी ऑब्जेक्ट के, मतलब उसकी जो शेप रहेगी कॉन्फ़िगरेशन के उसके अकॉर्डिंग में। तो स्ट्रेस को आप दूसरे टर्म में डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि इट इज द फोर्स जो आपके पास रेस्टोरिंग फोर्स लगाया है, दैट इज द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, कि जितने एरिया पे आपने जितना रेस्टोरिंग फोर्स लगाया है दैट विल नोन एज द स्ट्रेस। वो आपके पास क्या नोन होगा भाई? स्ट्रेस। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करता हूं तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी भाई? अब फोर्स में बता रहा हूं तो उस फोर्स की आपके पास एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की बात करूंगा, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, दैट विल बी द एसआई यूनिट होगी आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट फॉर द स्ट्रेस। क्लियर है। अब स्ट्रेस को अगर दूसरे टर्म में अगर मैं आपके पास अगर डायमेंशन एनालिसिस लिखना होगा तो डायमेंशन एनालिसिस कैसे लिखूंगा? अब फोर्स का डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है भाई? दैट इज द mlt माइनस में 2 डिवाइडेड बाई आपके पास एरिया। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ का मतलब l का स्क्वायर, दैट इज l का स्क्वायर। अब स्क्वायर से एक टर्म कट गया, देन आपके पास क्या बन गया? l minus 1 t minus 2 is the dimension formula for the stress। ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा किसके लिए भाई? स्ट्रेस के लिए। क्लियर है। तो अभी मैंने क्या बताया आपके पास? इलास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिसिटी बताई दोबारा से, फिर परफेक्टली इलास्टिक बताया, दूसरा आपके पास बताया परफेक्टली इनइलास्टिक, एंड सेकंड टर्म आपके पास जो मेन इंपोर्टेंट टर्म बता रहा हूं दैट इज द स्ट्रेस, जो कि स्ट्रेस क्या होता है? रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया की, जितना आपने फोर्स लगाया है जितने ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे और जितने एरिया पे आप उस फोर्स लगा रहे हो दैट विल बी नोन एज द स्ट्रेस। वो आपके पास क्या होता है भाई? स्ट्रेस। क्लियर है। ओके। अब आपके पास आते हैं भाई टाइप ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब इसमें दो टाइप बताया आपके पास स्ट्रेस के, दैट इज द फर्स्ट आपके पास बताता हूं दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस, एंड सेकंड आपके पास होता है दैट इज द टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है भाई। अब आपके पास बना दो टर्म आपके पास बताई, दैट इज द स्ट्रेस के दो टाइप बताए, दैट इज द फर्स्ट आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस, सेकंड आपके पास होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस की अगर मैं बात करता हूं तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है भाई? आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस वही होता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया पर यूनिट एरिया के हिसाब से, तो अगर आपके पास वो जो फोर्स लगाया है वो आपके पास क्या हो जाएगा? मतलब अगर उसके पास आप उसको वॉल्यूम को चेंज ना करें, ठीक है, मतलब वही बराबर रहेगा, दोनों आपके पास क्या होगा? दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस के भी पार्ट बताए गए भाई, आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस के 3 पार्ट बताए गए। तो सबसे पहले जो आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस का जो पार्ट बताया गया दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब फर्स्ट आपके पास बताया गया दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि आपके पास अब जो कोई भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद अगर उसकी लेंथ में कोई चेंज आ रहा है, कहने का मतलब किसी भी लेंथ में अगर आप चेंज कर रहे हो तो लेंथ में जो चेंज आने के बाद जो आपके पास जो फोर्स क्रिएट होगा, या फिर मैं क्या कहूं भाई आपके पास कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसमें जो आपके पास टर्म बताई टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या है कि आपने कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद अगर उसकी किस में चेंज आ रहा है? लेंथ में अगर कोई चेंज आया है, तो लेंथ में चेंज आया है दैट विल नोन एज द टेंसाइल स्ट्रेस। कहने का मतलब चेंज इन द लेंथ, कि आपके पास लेंथ में कुछ फॉर्मेशन में चेंज आया है, देन आपके पास वो क्या हो जाएगा भाई? दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेस। फिर दूसरा मैं आपके पास फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास मैं बताऊं भाई, आपने कोई क्या लिया, कोई भी आपने कोई बॉक्स लिया कोई सिलेंड्रिकल टाइप में। अब अगर मैं क्या करूं कि आपके पास ये कोई भी लेंथ है इसकी ऑब्जेक्ट की, अब आपने क्या किया, ये जो कोई फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में F, अब आप क्या कर रहे हो? इस फोर्स को स्प्रिंग की तरह ऊपर खींच रहे हैं, देन आपके पास कुछ चेंज होगा। अब कुछ चेंज होगा तो सपोज मान लेता हूं ये कोई चेंज किया, ये कोई चेंज हो गया, उसके बाद ये आपके पास एक्चुअल है, तो ये आपके पास एक्चुअल लेंथ थी और ये आपके पास जो डेल एल आया है,
दिस इज नोन एज, अब ये जो आपके पास चेंज इन द लेंथ हुआ है तो यानी आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेस। सेकंड आपके पास है दैट इज द कंप्रेसिबल या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस का मतलब क्या है कि अब उसके लेंथ में चेंज रहेगा, बट अब वो क्या है आपके पास कंप्रेस हो जाए, मतलब लेंथ डिक्रीज हो जाए। ये तो क्या था, लेंथ में इंक्रीज हो जाए, और वो आपके पास लेंथ में क्या आ जाएगा, लेंथ में हो जाएगा दैट इज डिक्रीज। अब डिक्रीज का मतलब कि आपने कोई भी आपके पास कोई सिलेंड्रिकल पोर्शन लिया, ये आपके पास एक्चुअल लेंथ है, देन आपके पास ये कोई फोर्स लगाया आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे, देन फोर्स लगाने के बाद अब एक्चुअल तो आपके पास ये है, बट अब ये फॉर्मेशन चेंज हो जाए। कहने का मतलब ये यहाँ पे अगर मैं ये कहूं तो डेल एल ये अगर मैं मान लूं, और ये एक्चुअल में सारा क्या है, दैट इज द एल। तो अब ये जो आपके पास कंप्रेस हुआ है, तो कंप्रेस होने की वजह से उसकी लेंथ में जो डिक्रीजिंग हो रहा है, अगर आपके पास जो आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद अगर डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूवल कर देंगे तो दोबारा से वही पोजीशन आ जाएगी। तो ये आपके पास होता है दैट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर है भाई। फिर आपके पास एक होता है भाई हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्या बताया तीसरा, दैट इज द हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब हाइड्रोलिक स्ट्रेस का मतलब क्या समझे भाई, हाइड्रोलिक स्ट्रेस का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या होता है कि जैसे ही आप मतलब उसमें जैसे मतलब एक तरह का क्या होता है भाई, लिक्विड टाइप का होता है, जैसे ही आप प्रेस मतलब उसको अप्लाइड करेंगे, फोर्स को अप्लाइड करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लीवर होता है, मतलब जो ब्रेक की अगर मैं बात करता हूं तो जो उसमें लीवर होता है उसकी वजह से वो पिस्टन उठ जाता है, और पिस्टन उठ जाने की वजह से जो उसका लिक्विड है वो आपके पास क्या कर देता है, दोनों को स्प्रिंग को कांस्टेंट मतलब उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो जाता है। कहने का मतलब जो लिक्विड में आपके पास जो चेंज होगा तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज द हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस के 3 पार्ट बताए, दैट इज फर्स्ट टेंसाइल स्ट्रेस, सेकंड कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड थर्ड इज द हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्लियर है। अब आपके पास सेकंड आपने बताया दैट इज द टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है कि आपके पास आपने कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, अब वो क्या करेगा, उसके मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं करेगा, नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं करेगा, बट इट चेंजेस इट्स शेप, मतलब वो उसकी शेप को चेंज कर देगा। ठीक है, मतलब अब इससे टेंजेंशियल को ही दूसरे टर्म में मैं बोलूं आपके पास लॉन्गिट्यूडनल, एक तरह का दूसरे टर्म में क्या बोलूं, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास टेंजेंशियल स्ट्रेस रहेगा, वो क्या रहेगा कि आपके पास वॉल्यूम में चेंज नहीं करेगा, बट आपके पास क्या करेगा, उसकी शेप में चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लिया भाई कि आपके पास ये कोई बॉक्स है, ये कोई सिमिलर कोई बॉक्स मान लिया आपने, दैट इज ए बी सी डी। अगर यहां पे आपने कोई स्ट्रेस लगाया, मतलब कोई भी फोर्स आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, अब उसके बाद क्या करेगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा बट अपनी शेप को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये जो शेप चेंज की है दिस इज, तो मैं अब इसको नाम दूं दैट इज बी क्या एक्चुअल में था ए बी सी डी, बट उसके बाद क्या हुआ, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने की वजह से टेंजेंशियल स्ट्रेस हुआ, टेंजेंशियल स्ट्रेस की वजह से अब उसने जो फॉर्मेशन ली है दैट विल ए पी क्या बी। और ये आपके पास क्या है, आप देख रहे हो कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, बट सिर्फ चेंज हुआ किसमें, शेप में। तो ये आपके पास इस तरीके से आते हैं, बट ये आपके पास स्ट्रेस बताया और स्ट्रेस के टाइप बताया। अब नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज द स्ट्रेन। अब हम करेंगे भाई क्या, स्ट्रेन। ठीक है, देखते हैं स्ट्रेन क्या होता है भाई। अब भाई आपके पास मैंने बताया दैट इज द स्ट्रेन। अब स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेन आपके पास क्या होता है भाई, स्ट्रेन होता है कि आपके पास कोई भी आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, देन उसके बाद क्या होता है, जो उसका रेशियो बनेगा, किस किस का रेशियो, दैट इज द चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज द स्ट्रेन। वो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या बता रहा हूं कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चेंज हुआ है कॉन्फ़िगरेशन में टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज द स्ट्रेन। अब स्ट्रेन के टाइप बताए गए आपके पास, दैट इज द क्या क्या टाइप बताए गए। फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करता हूं दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा भाई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा दैट इज जो आपके पास लेंथ के अकॉर्डिंग में हुआ है, जो लेंथ के अकॉर्डिंग में जो चेंज हुआ है कॉन्फ़िगरेशन में। कहने का मतलब दैट इज द चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आप क्या लिखेंगे, दैट इज द चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पार्टिकल या फिर कोई भी आपके पास मैटर है, इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकंड आपके पास अगर मैं बात करूं दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक चेंज स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपके पास क्या बताया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है दैट इज द वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज द आपके पास क्या हो जाएगा स्ट्रेन। अच्छा दूसरी चीज एक यहाँ पे ये समझो भाई
कि स्ट्रेन की आपके पास कोई एसआई यूनिट होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चेंज इन शेप रहेगा और टू द ओरिजिनल शेप आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई एसआई यूनिट रहेगी और ना कोई एसआई यूनिट है, तो इसकी वजह से कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं रहेगा, डायमेंशन फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। देन थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास आता है दैट इज द टेंजेंशियल स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या होगा भाई? ये कोई भी आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टर्म है जो हम एक एंगल थीटा मानते हैं, जो उसमें चेंज होगा। कहने का मतलब मैं क्या कहूं कि डेल थीटा मतलब जो आपके पास आ जाएगा, जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तो आपके पास लेंथ अपॉन लेंथ ही होता है। बट किस टाइप में? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो आपके पास ये कोई इस टाइप का कोई भी है आपके पास ए बी सी डी, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है। जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद सपोज कर लो इसको आउटवर्ड की तरफ ले लेता हूं, तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो ये कोई एंगल थीटा बना है और यहाँ पे इसी डायरेक्शन में ये आपके पास ये बन जाएगा, ये कोई एंगल थीटा बना है, दैट इज, तो ये आपके पास जो एंगल थीटा बना है, ये जो एंगल थीटा को जो मैं कह रहा हूं, जो टेंजेंशियल स्ट्रेन दैट इज थीटा इज इक्वल टू में टेंजेंशियल स्ट्रेन इज इक्वल टू में जो चेंज इन द लेंथ, जो आपके पास क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, सिर्फ क्या होगा उसकी शेप में चेंज होगा, तो जो चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ अगर मैं लिखूंगा दैट विल बी द टेंजेंशियल स्ट्रेन। वो आपके पास क्या हो जाएगा भाई? टेंजेंशियल स्ट्रेन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने स्ट्रेन के बारे में बताया, स्ट्रेस के बारे में बताया। अब आपके पास एक होता है हुक्स लॉ इसी के रिगार्डिंग में। तो हुक्स लॉ क्या कहता है भाई? आपके पास एक साइंटिस्ट आया जिसने बताया, जो कि हुक्स लॉ होता है, हुक्स ने क्या बताया कि जो भी आपके पास जो एक्सटेंशन होगा, जो भी मतलब आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, दैट इज जो भी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड, कि जो भी आप लोड अप्लाइड करोगे उसके ही बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब सेम एज द ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग में वेरिफिकेशन करूंगा, तो अगर आपके पास कोई भी एक्सटेंशन हुआ, देन आपके पास ये कोई भी लोड अप्लाइड कर रहे हो, देन इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड, कि जो भी आपने एक्सटेंशन किया, जो भी एक्सटेंशन होगा ऑब्जेक्ट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड। वही होता है भाई क्या कि अगर आपके पास कोई जितना लोड लटका, मतलब कोई स्प्रिंग ले लिया, अब स्प्रिंग के ऊपर जितना लोड लटकाओगे उतना ही वो आपके पास स्प्रिंग क्या होता चला जाएगा? खुलता चला जाएगा। तो वही है दैट इज द एक्सटेंशन, उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो दूसरी टर्म में हुक्स लॉ को क्या बताएगा? हुक्स लॉ को ये बताएगा द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। जो स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन के बराबर होगा। इट मींस अगर दूसरी टर्म में लिखूंगा तो दूसरी टर्म में क्या लिख सकता हूं कि इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं तो कोई भी कांस्टेंट यूज करूंगा। दैट कांस्टेंट हमने यूज किया दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू में कोई भी ई का मतलब है भाई यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये ई हमारे पास क्या कहलाएगा भाई? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने पढ़ा है ई इनटू में स्ट्रेन। देन आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अगर डिफाइन करना हो तो देन ई इज इक्वल टू में स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करता हूं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो स्ट्रेन की तो कुछ होती नहीं है, बट स्ट्रेस की मैंने पढ़ी हुई है। तो स्ट्रेस की हमने क्या पढ़ी हुई है? दैट इज द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और डायमेंशन एनालिसिस अभी हमने पहले कराया है दैट m l-1 t-2 इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आज के इन दिस वीडियो जो हमने टॉपिक कवर किए हैं दैट इज द इलास्टिसिटी क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, एंड सेकंड द स्ट्रेस। अब उसके बाद स्ट्रेस के टाइप्स बताए हमने, फिर देन हमने स्ट्रेन किया है, और फिर हमने बताया दैट इज द इंपॉर्टेंट हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग में हमने बताया दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो देन यू कैन कमेंट us in the comment section. Thank you for watching us. Like, share and comment. Thank you.